सबसे पहले क्या चीज पढ़ेंगे रे? सेल वॉल है, उसी को डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये दो चीजें ही उठाई थी अपन ने कल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना पड़ता है। ओके, तो जरा आओ फिर ध्यान करो मास्टर की तरफ और थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे से आप चीजें देखो, आपको समझ में आएंगी रे भैया। तो ये लो, पहली बात तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर मिलेगी, और जो चीज बाहर मिलती है वो क्या करती है रे? सुरक्षा करती है। पहले राजा महाराजाओं के महल, और उनके महलों के बाहर कौन रे? गार्ड। सेना नहीं, सेना से क्या करवाओगे, खुद ही खुद का। तो ऐसे ही हरम भी हुआ करता था। हरम जानते हो क्या? हरम का मतलब हरामखोरी, आराम के टाइप नहीं। हरम की पसंद का कलेक्शन या फिर एकत्रण हुआ करता, और उसको अपने देश की कोई संपत्ति में से कोई पसंद आता, उसको राजा जी पहना लेते और वह अपने हरम में छोड़ देते। खूब सारी रानियां हुआ करती थी, उसको हरम बोलते थे। तो उसके बाहर कौन रखते थे? वो गार्ड रखते थे। अब गार्ड किसको रखे? मेल भी नहीं रखते थे, पुरुष भी नहीं रखते थे, महिला भी नहीं, क्योंकि दोनों के ही बहकने का लफड़ा है। तो वो जुगाड़ को रखते थे। गार्ड ही वही रहते थे उनके बाहर, जुगाड़ वाली। ठीक वैसे ही वो सुरक्षा का काम करते थे, और उसमें माहिर कोशिका भित्ति जिनके बाहर है वो सुरक्षा का काम कर रही है और उसको आकृति प्रदान करती है। ये इसका मेन फंक्शनिंग है। अब वो बात अलग है कि ये किसके बाहर तो मिलेगी और किसके बाहर नहीं मिलेगी, वो तो मैं आपको जानकारी उसकी तो मैं दूंगा। तो लो, आपको सिंपल से सबसे पहले तो बोला इसकी परिभाषा बोल दो। सबसे बाहरी आवरण है, ये क्या है रे? ये लो, तो अपन इसकी बात करें, सबसे बाहरी और कैसा है? सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक सबसे बाहरी आवरण है ये। और ये क्या करता है? अपन बात करें, ये सुरक्षा का काम कर रहा है, साथ में कोशिका को क्या प्रदान करता है रे? आकृति प्रदान करता है, उसकी शेप डिजाइन बनता है, प्रदान करता है। जैसे अपन जीव हैं, अपनी जो बॉडी है इसको आकृति कैसे मिली रे? क्या आप इतने सुंदर उंदर कैसे हो पाए? आपके हड्डियों के ढांचे की वजह से। यदि हड्डियों का ढांचा यदि अपने अंदर इतना वेल डेवलप नहीं होता, अपन भी ऑक्टोपस के जैसे होते, ऐसे कोई बोरा सा होते, लेकिन अपने बोन्स और उनका अरेंजमेंट, उनके ऊपर फेट का डिपोजिशन, इससे ही क्या हो रहा है? अपना आकार है वो निर्धारित हो। ठीक वैसे कोशिका भित्ति बाहर वही करती है। और ये बताओ, उसे बोला ये किस किस में मिलती है, अपन इसकी बात कर दें सिंपली तो ये लो, मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल जहां पर ये मिल रही है। ये मिलेगी पादपों में। किसमें रे? ये पादपों में पाई जाती है। अब पादपों के अलावा पादप सारे आ गए इसमें, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब पादपों में मिलेगी। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा के सदस्य भी हैं। कुछ किसके सदस्य हैं? प्रोटिस्ट लिख देता हूं मैं, ये लो प्रोटिस्ट हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट में तो है ही ना, जीवाणु में तो प्रोकैरियोट्स उसके अंदर भी है। प्रोकैरियोट्स बोले तो जीवाणु। ये इसका अपन किसकी बात कर रहे हैं रे? इसको अपन वितरण बोल सकते हैं। वैसे आप मुझसे यदि इसके बारे में ऐसे पूछो कि भाई अपन ये प्रॉपर क्या बता रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं रे इसका। ये क्या है? ये वितरण है कि किस जगह पर ये पाई जाती है और किस जगह पर अनुपस्थित होती है। ये लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। और किस में मिलती है सर ये? इसके अलावा ये कवक में भी मिलेगी। कवक जानते हो ना? फफूंद, पंजाई, वही है कवक। आपके त्वचा से होने वाले अधिकांश खाज, खुजली, खासकर दाद, रिंगवॉर्म, किसकी वजह से होता है रे? कवक या फिर फंगस की वजह से ही होता है। वो आपके जितने भी दाद वगैरह होते हैं वो फंगस, तो उसी फंगस की बात कर रहा हूं। उनके बाहर भी क्या पाई जाती है? कवक की कोशिका के बाहर भी भित्ति मिलती है। तो ये लो, मैंने यहां पर ये लिख दिया कवक। इसके अलावा डाइटम, डाइनोफ्लेजिलेट, वो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, तो वो भी इसी में आ गए। इन सब के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है रे? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। डन सर। चलो, बाहरी आवरण, सुरक्षात्मक, आकृति प्रदान, इन सब में मिलती है। किस में नहीं मिलती बता देगा मास्टर। और बताओ सर इस कोशिका भित्ति के बारे में, इसकी खोज की बात कर लें अपन थोड़ी सी कि भाई किसने इसकी खोज वोज करी रे?
तो ये लो, इसकी डिस्कवरी की बात करें और इसके खोज के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो है रे भैया आपका कौन है, रॉबर्ट ए ओके, वही है जिसने कोशिका क्या करी थी, खोज करी थी। ये फिजिक्स वाला साइंटिस्ट, ठीक है। और बताओ सर इस कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति मर्त है, तो ये लो, जो भित्ति होती है ये कैसी है रे, ये मर्त होती है। कैसी, मर्त। और खोजकर्ता नामकरण भी इसी ने किया था, इसी साइंटिस्ट ने। ये लो, सब कुछ इसी के ऊपर बाहर डाल दो, खोजा भी इसने। अब देखो अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। एग्जाम्पल सर बताओ, देखें कोई दो चार के भाई किसमें कैसे बनी है। तो लो फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पर याद करने के हिसाब से। जीवाणु देखो, यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, तीनों में अलग अलग है। वहां से दिमाग खराब मत करो, कोई एक ही ले लो बस, वही बहुत है। तो मैं यहां पर बताओ यू बैक्टीरिया लिखूं या जीवाणु लिखूं, आप समझ जाना। तो ये लो रे भैया, ये मैंने यहां बोल दिया जीवाणु, बैक्टीरिया। और इसकी कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो उस कोशिका भित्ति का संगठन इधर बता देता हूं, आप ही बता दो, आपको ही पता है, बोलो। पेप्टिडो ग्लाइकेन। और अब देखो सीखने वाली बात, हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेना रे भैया। देखो जब भी ये पेप्टिडो, पेप ऐसा कुछ शब्द देखो और एक ग्लाइको, ग्लाइकी ऐसा कुछ सुनो, तो इसका मतलब कुछ फिक्स होता है। इससे क्या है रे, कुछ फिक्स है। पेप्टिडो समझते या प्रोटीन समझना, क्या समझोगे, प्रोटीन। और ग्लाइको शब्द से आप कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइको कुछ, ग्लाइको लिपिड को फिर वो उसमें मत जोड़ देना। ग्लाइको शब्द नॉर्मली अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट के लिए काम में ले रहे हैं, पेप्टिडो प्रोटीन के लिए काम में ले रहे हैं। अब ये ऑटो समझना आपको कि जब ये आ जाए, इसका मतलब जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सअप यौगिक से बनी है। अब ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भाई जैसे आप कुछ चीजें जैसे अपने आप समझ जाते हो ना, लाइक कि भाई जैसे सपोज दैट शाम के 5 बजे कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का छत पे अकेला मिले, डेली वही शेड्यूल रहे, तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो क्या हो रहा है। कोई सीढ़ियों कोई अपना प्रमाण नहीं, ठीक वैसे इसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऐसा सा जुगाड़ है। अब इसके अलावा मैं आपको एक आर की बैक्टीरिया का और बता देता हूं, क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बजाय उसमें स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी रे, स्यूडोम्यूरिन। या फिर मैं उसको छोड़ ही देता हूं रे, ये लो खत्म घंटा। नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो बता देता हूं कोशिका भित्ति, वो बता देता हूं पादपों की, वो अपने लिए तो बहुत फेमस है। ये लो, पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनती है, एक तो सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से मतलब समझते हो आप, सेल्यूलोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है ये, हाँ कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड है। और जहां सेल्यूलोज पिघल जाता है वहां लार बन जाती है। जैसे मालवेसी कुल के सदस्यों में आपको खासकर देखिए, मालवेसी माल, भिंडी को तोड़ो लार निकल रही है ना उसमें, वो क्या है, मालवेसी का मेंबर है। वो सेल्यूलोज के पिघलने से, सेल्यूलोज पिघलने के बाद में श्लेष्मा टाइप मिलता है, वही तो इसकी कोशिका भित्ति बनी है। सेल्यूलोज प्लस पैसे पादप है, तो बोलो ना पैसे पैक्टीन। बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसको क्या पैक्टीन को पादप से सेट कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद में आप पढ़ोगे, नाम सुनोगे, सुबेरीन, लिग्निन, क्यूटीन, तो फिर पैक्टीन। तो इनके साथ कंफ्यूज ना हो, तो पैक्टीन आता है इसके साथ में, क्योंकि ऑप्शन में वहां अलग अलग आ सकता है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज प्लस सुबेरीन, म्यूरिन, क्यूट। आज तो कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन फुल सिलेबस पढ़ने के बाद दिक्कत आती है। नेक्स्ट, फिर पादप के अलावा मैं आपको 2 शैवालों के और बता देता हूं यहां पर नामकरण की, जो 2 शैवाल हैं और उनके अंदर ये ऐसा सा काम है, डाइटम और डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट बड्डे वाला पहले ले रहा हूं क्योंकि वो सेम ही है पादप के जैसा, इसलिए उसको पहले लिख रहा हूं। तो ये लो डाइनो, बोलो ना डाइनोफ्लेजिलेट, फ्लेजिलेट, ये लो रे भैया डाइनोफ्लेजिलेट। ये एल्गी एक प्रकार के, इनकी जो कोशिका भित्ति बनती है जो सेम टू सेम किसके जैसे बनती है रे, पादपों के जैसी है, वही सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की बनी होती है। नेक्स्ट
जो अगली बात कर रहा हूं अब की बार वो किसकी करूंगा, डाइटम। किसकी रे, डाइटम। इसकी थोड़ी डिफर है, एक चीज तो सेम है, वही सेल्यूलोज है, और साथ में पेक्टिन की जगह पर इधर मिल रहा है डाइटम। डाइटम से क्या फील आती है, डाइटम किससे मिला, मिट्टी से मैच होता है। अरे मिट्टी का पत्थर क्या बोलते हैं उसको, बोलो तो मिट्टी के जैसे कठोर वाला, हाँ भाई वो वाला ही, तो सिलिका मिट्टी वो यही है। तो इसके साथ यहां पर क्या चीज मिल रही है, सिलिका मिट्टी, बिल्कुल ये उसी की बात। तो डाइटम की कोशिका भित्ति में ये होता है। चलो, और ये लो, मैं आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको लिख ही देता हूं बेटा, ये लो लिखना पड़ेगा, ये लो सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन है, सेम है। नेक्स्ट अगली कोशिका भित्ति, अब भैया इंपॉर्टेंट आ जाएंगी रे, अब क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट आ रही है, अब आपको ये पता होनी चाहिए, इनको आप भूलते हो। सबसे पहले बता देता हूं, ये लो कवक आ चुकी नीट में कई बार, कवक की कोशिका भित्ति, कवक को बोलते हो फंगी, और ये लो कवक की बनती है किससे, कैसे कवकर कैसे, काइटिन, क्या कैसे कवकर कैसे, काइटिन। सेम सेम वर्ड्स को मैच करो, याद करने की दिक्कत ही नहीं है, झंझट ही खत्म हो। अब कई बार पूछ लेते हैं ये काइटिन क्या है, ये क्या है, NAG का क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है, बहुलक है, पॉलीमर। अब कोई पूछ ले, बोला सर ये फिर NAG क्या है, एन एसिटाइल, एन यानी नाइट्रोजन, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, सर वो ग्लूकोज, सर वो गया कार्बोहाइड्रेट, बोले तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो नाइट्रोजन युक्त है। तो एक बार ये भी ऑप्शन आया, अब अलग अलग ऑप्शन आ गए, तीनों बार तीन एग्जाम में आ गए। कैसे, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन, काइटिन ऑप्शन मिल जाएगा, टिक। अगली बार काइटिन ऑप्शन में नहीं मिला, मिल गया NAG का बहुलक, टिक। उससे नेक्स्ट टाइम ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या आ गया, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पर फिर भैया इसका वही आंसर चला जाता है। तो ये लो, ये क्या है, एक प्रकार से अपन इसकी बात करें तो ये है नाइट्रोजन युक्त, क्या है रे, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट। अब ये तीनों ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना अच्छा है। नेक्स्ट है, इससे अगले की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अगले वाला जो फिर लो एक और इंपॉर्टेंट है, जिसके तो मैं ट्रिपल स्टार लगा दूं तो भी वो तो देख लो रे भैया, फिर भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा। तो देखो वो है शैवाल, सर वो डाइटम डाइनोफ्लेजिले शैवाल, उनका भी विधिकरण है। तो ये लो शैवाल, एल्गी की कोशिका भित्ति किससे बनती है सर, पहली बात तो ना अलग अलग की अलग अलग से बनती है? पढ़ोगे आप प्लांट क्लासिफिकेशन में, सब मोटा मोटा बता दो ना किससे बनती है, वही सेल्यूलोज, लो सेल्यूलोज, और सर वही पेक्टिन, पेक्टिन है नो सर नो, हेलो बाकी है कुछ मात्रा में सेल्यूलोज, और बोलो गैलेक्टेन। अब जो लिख रहा हूं उसको कई बुक्स मेनोज बोलती हैं, कई मेनेन बोलते हैं, स्पेलिंग में वो मिलता है इसका, ये चेंज है, हिंदी और इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो डिफरेंट। तो आप इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो इसको मेनोज लिख देता हूं या मेनेन, आप दोनों में ले लेना जो भी मिले, ठीक है। गैलेक्टेन, वो तो मनोज होगी बेटा, अरे चलो तो फिर मैं मेनेन ही लिख देता हूं, गैलेक्टेन मेनेन, ठीक है, या फिर मेनोज। और साथ में मिलेंगे इसमें मिनरल्स, खनिज लवण, क्या मिल गए रे इसमें, खनिज लवण। कौन सा खनिज लवण मिलता है सर, एलो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें मेजरली रूप से देखने को मिलता है। ओके भैया,
अच्छा, तो इसमें ये 4 चीजें मिलेंगी सर, इसीलिए ये सवाल ये लो रे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मल्टी टाइम इसमें पूछा हुआ, आपके भी आ चुका है। अगला और बताओ सर, और किसकी कोशिका भित्ति हमें याद करनी पड़ेगी? अब आपको एक की और करनी पड़ेगी। चाहूं तो मैं यहां 2 ही नाम लिख देता हूं, एलो, इन 2 की ओर देख लेते हैं, इनको तो थोड़ा सा अलग ही बना देता हूं, एलो। एक तो है जंतु, तो जंतु की किससे बनती है, और एक लिख देता हूं माइको प्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है रे? बैक्टीरिया ही है, लेकिन ऐसा बैक्टीरिया है जो एनी टाइम नंगा ही रहता है रे, इसके बाहर भित्ति नहीं है, ये नंगा बैक्टीरिया है, बच्चा बैक्टीरिया है लाइक। तो बताओ ना, इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनती है? बिल्कुल, ये लो रे भैया एब्सेंट, इनमें क्या होती है? अनुपस्थित। बोला सर जब अनुपस्थित है तो फिर आप इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस क्यों बता रहे हो इसका? ये इंपॉर्टेंस इसलिए इसका ज्यादा जरूरी है, आप भूल जाते हो कि इनमें अनुपस्थित है, बाकी आप फिर कोई ना कोई सी उपस्थित करवाया। तो बताओ क्या ये चार्ट याद रहेगा आपको? यहां से एक तो प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है इस क्वेश्चन के आने की। चलो, इसके अलावा मैंने यहां से कई फालतू चीजें थी वो क्या कर दी रे, स्लिप कर दिए, छोड़ दिए, जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, वो मैंने डिफरेंट नहीं बताई है, वो नहीं है, वो नहीं डाल रखा, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना। चलो तो भैया ये पढ़ रहे थे अपन कोशिका भित्ति, उसकी छोटी बेसिक डिटेल, इसकी परिभाषा, इसके बाद में अपन ने बताया कि कोशिका भित्ति का क्या जो संगठन होता है वो क्या है रे भैया, अलग अलग जीवों में कैसा होता है, अलग अलग संगठन होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग, तो ये बता दिया, डन सर। अब नेक्स्ट हमें कुछ और बताओ इसके बारे में बात। नेक्स्ट इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि भाई कोशिका भित्ति कैसी होती है, इसकी फोटो या इसका डायग्राम या इसकी संरचना। अब उसकी संरचना भी मैं आपको सामान्य संरचना बताऊंगा, क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, एनसीईआरटी ने दी नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है, तो अपन काहे को डिस्टर्ब करें उससे। तो इसके सामान्य स्ट्रक्चर बताता हूं फिर मैं आपको। तो ये लो कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना, और कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना में सबसे पहले इसको समझने से पहले आप ऐसे समझ लो कि भाई ये लो ऐसे 2 कमरे हैं, एक कमरा ये ला और एक कमरा इधर ये ला। ये इस कमरे के बीच वाली जो ये दीवार है, ये क्या है? दीवार। ये किससे बनी है रे? ईंटों से बनी है ना? अरे समझ रहे हो क्या? एलो ईंट बीच ही बीच में, फिर आप इसके ऊपर क्या करा दोगे रे इस तरफ से, बताओ ना? बिल्कुल, इस पे सीमेंट प्लास्टर बोल तो लिपाई कराओगे आप। तो ये लो दूसरी लेयर आ गई ना, अब मैं लिपाई लिख दूं इसके ऊपर, सीमेंटिंग, डन। फिर इसके ऊपर आप तीसरी चीज क्या कराते हो रे? पुट्टी भी कराते हो क्या? व्हाइट वाली, वो आता है 2 घिसने वाले लेके, फिर वो करता है पुराने टाइम में अलग। तो ये लो इसके ऊपर पुट्टी व्हाइट है तो व्हाइट ही चिपका देते हैं अपन भी। ये लो इसके ऊपर व्हाइट पुट्टी मार डाली सर, इधर भी मारेंगे, अरे दोनों तरफ दीवार, काम तो दोनों तरफ चलेगा। ये लो रे भैया क्या हो गई रे इस पे पुट्टी। लेकिन आपकी जो लाडी है वो ऐसे बोली है कि मुझे तो क्या पसंद है रे, मुझे पिंक पसंद है। बोला मेरे घर के अंदर की दीवार पिंक करा दो फिर मुझे अच्छा लगेगा, और आप उसके लिए अपने कमरे की दीवार लो रे भैया पिंक करा डाले। इधर वाली भी लो मैं पिंक ही करवा देता हूं, लगे हाथ, काम हो गया, वो भी राजी और दीवार भी राजी। और ये क्या हो गया अरे भैया? कलर। यही नाम सेम इधर हो सकते हैं ना? अरे भाई जो नाम मैं उधर लिख रहा हूं इधर भी है ना, डन। समझ गए क्या ये सीन क्या है? ठीक ऐसा ही सीन आपको कोशिका भित्ति में देखने को मिलेगा कि जैसे ये मिड लेयर है बीच बीच की। अब बताओ यदि मैं इस बीच वाली इस लेयर को तोड़ दूं, बाकी को उसको उधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो दोनों कमरे अलग हो जाएंगे ना? ऐसा ही है, 2 पादप कोशिकाएं आपस में ऐसे ही जुड़ी हुई होती हैं। ये तो यही चीज आपको मैं दिखाऊंगा, यही संरचना है ऐसा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक चीज बताई। ओके भैया, चलो तो आओ फिर देखते हैं वो। तो ये लो इसकी सामान्य संरचना दिखा देता हूं, और सामान्य बेसिक जो संरचना है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक डायग्राम दिखाता हूं। ये है एक पादप कोशिका,
ये इसके बगल में दूसरी पादप कोशिका, ये लो दो पादप कोशिकाएं ऐसे आपस में टच हैं, डन। और इनके अंदर कोशिका झिल्ली, वो सब आप जानते हैं, तो वो भी बना दो सर, थोड़ी सी दिखा दो, उससे हमें आइडिया अच्छा रहेगा। तो ये लो मैं रेड कलर में इनके अंदर, ये तो प्लीज इस वाली कोशिका की क्या है, कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। और ये लो इधर वाली इसकी क्या हो गई रे, कोशिका झिल्ली, डन। अब मैं आपको जो संरचना दिखाऊंगा वो यहां से ये वाली दिखाने वाला हूं, जो अपने लिए वही डायग्राम, ये इतनी थी, ये जो दोनों के बीच का ये जो सेंटर है ना, ये वाला, मैं इसको आपके लिए क्या कर रहा हूं रे, मैं इसको आपके लिए येलो रे भैया जूम कर रहा हूं रे भैया, मैं इसको आपके लिए प्लस कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, इस बीच वाले इस गोले के डायग्राम को, इसको बड़ा कर दूंगा, वही क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना। तो दिखाओ फिर। तो बोला सर इसमें ना चार, कितनी, चार परत हैं कोशिका भित्ति में। तो सबसे पहले तो लो मैं फिर सेंटर की बना देता हूं, मिड की, जो दोनों के जोड़ने का क्या करेगी रे, काम करती है। तो ये लो फिर अपन वही बना देते हैं, ये लो व्हाइट, ये लो सबसे बीच की परत नंबर 1, इसका नाम है, जो सबसे बीच में जो यहां पर मिल रही है या मिलेगी इसमें, ये है मिडिल लेमिला। क्या बोलेंगे रे इसको, मिडिल लेमिला या फिर मध्य पटलिका, इसी को कहते हैं। चलो तो ये लो फिर इसका नामकरण लास्ट में बता दूं, ठीक है। फिर बोला सर नेक्स्ट, अब बोला इधर वाली के लिए मिलेगी प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये लो इस वाली सेल के फिर इस तरफ मिलेगी, ये लो प्राथमिक कोशिका भित्ति। बोला सर ये तो इधर वाली की बन गई, तो इधर वाली की भी तो बनाऊंगा ना अब इस तरफ से, अरे भाई जैसे दीवार के लिए पाई दोनों तरफ, ठीक वैसे। तो ये लो इसकी भी बना दी मैंने इस तरफ से प्राथमिक कोशिका भित्ति, डन। नेक्स्ट बोला फिर इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर थोड़ी सी तकलीफ है, तो उसको अपन बाद में देखें, पहले इनका नामकरण बता दो सर, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये लो जो व्हाइट वाली है इसी को बोलते हैं अपन क्या रे, मिडिल लेमिला, मिडिल लेयर नहीं, मिडिल लेमिला, मिडिल लेयर मध्य परत, वो तो पराकोश के अंदर मिलेगी आपको, वो अलग चीज है। ये है मिडिल लेमिला, बोले तो मध्य पटलिका, वो रहा हिंदी में। अब ये बीच में दोनों तरफ से जोड़ती है, इसलिए इसको सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, इसको कनेक्टिंग लेयर भी कहते हैं, इसको बाइंडिंग लेयर भी कहते हैं, जोड़ने वाली लेयर जिसकी अपन बात करें। तो ये लो ये इसकी पहली, सबसे बाहर यही मिलती है। नेक्स्ट फिर आगे इसके बारे में कोई छोटी मोटी बेसिक जानकारी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर अगली बात कर देते हैं अपन, इसके बाहर ये क्या दिख रही है फिर अपन को, ये लो जो दूसरी परत मिल रही है 2 नंबर, वो है कौन सी रे, इसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति या फिर प्राइमरी वॉल, ये है प्राथमिक भित्ति, ये लो प्राइमरी वॉल, डन। पतली होती है थोड़ी सी प्राथमिक भित्ति हो ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, तो दिखा दो ना सर छिद्र, ये लो मैं जितने कर सकता हूं उतने ट्राई कर लेता हूं। इसमें ना ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं रे, इसमें छिद्र होते हैं। बोला सर ये काहे के लिए हैं ये छिद्र, बोले तो ये ट्रांसपीरियंट है, बोले तो सॉरी ट्रांसपीरियंट तो मतलब पारदर्शी होता है, ये है परमिएबल, ये पारगम्य है, किसी भी चीज को आने जाने से नहीं रोकती, इसकी कोई ज्यादा खुजली नहीं होती, आने वाले आओ जाने वाले जाओ। तो यानी ये कैसी है रे, ट्रांसपीरियंट है, बहुत पतली है, पारदर्शी। तो सर इसके बारे में तो फिर दे दो थोड़ा बहुत इंट्रो। तो ये लो ये जो प्राथमिक भित्ति है ये होती है पारगम्य, और कैसी है रे, पतली। ओके भैया, नेक्स्ट फिर क्या है सर, अंदर की तरफ और कौन सी परत, फिर तीसरी मिलेगी द्वितीयक भित्ति, और ऐसे पता चलता है द्वितीयक भित्ति भी खुद फिर 3 में बटी होती है, S1 S2 ऐसे, S1 S2 S3, ठीक है। तो ये लो फिर अपन उससे अंदर वाली की बात कर देते हैं भैया। अब अंदर वाली के तो लिए मेरे को आपके पास येलो डिफरेंट यही, ये है नंबर 3, ये है द्वितीयक भित्ति,
और इधर ये रही द्वितीयक वृत्ति। डन। इसका नामकरण ये लो कर देते हैं यहां पर, ये लो नंबर 3, इसको कहेंगे सेकेंडरी वॉल्व, द्वितीयक भित्ति। और जो द्वितीयक भित्ति है सेकेंडरी वॉल है वो खुद कितने में बटी है रे? 3 में। नहीं पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूं। ये लो S1 S2 और S3। कभी कभी इनमें ऐसे जरूर बोल देता है या पूछ लेता है कि इनमें जो सबसे मोटी बड़ी है वो कौन सी होती है। ऐसे कई फालतू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सीटों में। तो ये जो बीच वाली है ना S2, ये क्या होती है थोड़ी सी, ये ज्यादा मोटी होती है उनकी बजाय। तो ये भी 3 हिस्सों में बटी हुई होती है द्वितीयक भी, यानी 3 टुकड़े। डन। ये 3 ही होती हैं बस। तो फिर वो चौथी जिसको तृतीयक भित्ति बोलते हैं वो ओनली जिम्नोस्पर्म प्लांट में होती है। तो उसको तो चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, बात हो रही है तो मैं उसको बता तो देता हूं। लेकिन वो ओनली किस में मिलेगी रे? वो ओनली जिम्नोस्पर्म में मिलेगी। ये लो, तो बताओ मेरे पास तो विकट समस्या आ गई, मैं कैसी करूं रे? इसको ब्लैक कर देता हूं भैया। ये लो, और ब्लैक के लिए तो मुझे लेने की कहां जरूरत है? ये लो, ये कौन सी भित्ति है रे? तृतीयक। जो ओनली बताओ ना किस में मिलेगी रे? ओनली जिम्नोस्पर्म प्लांट में मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो ये लो, मैं नंबर 4 पे लिख देता हूं टर्सरी वॉल या तृतीयक भित्ति। ठीक है। अरे ये ओनली प्रेजेंट इन किस में रे? केवल किस में उपस्थित है? केवल जिम्नोस्पर्म, केवल जिम्नोस्पर्म में, ओनली इसी में उपस्थित है भैया। ये लो, आपके 4 भित्ति होगी। दैट्स इट, क्लीन, ये बन गई। अब आपसे, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आपको दिख गया, इसके अंदर और क्या मिलेगा? तृतीयक के अंदर क्या मिलेगा? जहां से जूम किया वहां देखो, तृतीयक भित्ति के अंदर क्या मिलेगा? अंदर अरे रेड वाली दिख रही है ना? बिल्कुल, क्या है? येलो ना। इसके अंदर वही तो है। ऐसे कैसे? ये दिख रहा है ना वहां? अपने सिर्फ बीच वाले को ही तो बढ़ाया है। ये है जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलोगे? जीव द्रव्य झिल्ली बोल दो, या फिर ये लो कोशिका झिल्ली बोल दो। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ये लो, अब इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो जब इन चारों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको क्या होएगा रे? पता चलेगा। तो अपन लास्ट टॉपिक बस यही पढ़ेंगे, इनको चारों को जान लेते हैं। इनके बारे में कोई एक एक छोटी बातें जिनमें भी मिडिल लेमिलाई मैन है। आपको इनमें से यदि पढ़ना है तो सिर्फ ये एक पढ़ लो, ये पढ़ लो मिडिल लेमिला, ये अच्छी है। इसकी एक आपको 4-5 बात याद रखनी है, और आपको एक बात इसकी रखनी है, क्योंकि अपन इसको भी पढ़ेंगे द्वितीयक भित्ति। तो आओ फिर इनमें बताओ, सबसे पहले कौन सी लेते हैं अपने? मिडिल लेमिला लेते हैं, बीच ही बीच वाली। ये सबसे मत है। इसके जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये मोस्ट, ये लो मैं इस पे लिख देता हूं। अरे भैया ये आपके बहुत बार आ गई। डन। तो देखो, जो मिडिल लेमिला है, सबसे पहली बात तो बनी किसकी है? पहले तो वो बोलो मास्टर। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है। ये लो, Ca++ व Mg++, और वो भी कौन से हैं? ये पैक्टेट बोला मैंने, पैक्टीन नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। लेकिन ऑप्शन में ऐसे आ गया मिडिल लेमिला बनी होती है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अब हो गई ठंड। अब आपके पास वो एक ही रूल है, क्या? किसको पपोड़ लो रे? छोटे को पपोड़ लो, क्योंकि उसको तो शोध ही नहीं है कुछ। उसको तो छोटी चीज में मनाया जा सकता है, राजी किया जा सकता है। और ये लो कैल्शियम सी, ये क्या है रे? ये वही छुटकू है, इसको पपोड़ दो। ये क्या हो जाएगा? इसका मेन आंसर हो जाएगा। यदि दोनों में से चुनना हो तो मुख्यतः कौन? मिडिल लेमिला के निर्माण में मुख्यतः कैल्शियम आया जाता है। तो ये इसको मैं अलग बंद कर देता हूं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाओगे रे? समझ जाओगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डन मास्टर। कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित बोलो। अरे क्या बोल रहे हो? अरे पसीना आ गया क्या?
तो बेटा वो बोला था ना आपको, छोटे छोटे से गद्दे बना लाओ आप ऐसे पैंदे की सेफ्टी के लिए, अच्छा रहेगा आपके लिए वो। नेक्स्ट, तो देखो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, कई बार ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट अगली बात फिर इसी से रिलेटेड, इसके अन्य नाम की बात कर देते हैं। तो इसको देखो, जब दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली है, बीच की है, मिडिल है, तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लेयर, बाइंडिंग, या फिर ये लो कनेक्टिंग, या फिर इसको ये लो सीमेंटिंग लेयर भी क्या रे कहते हैं, यानी इसको कनेक्टिंग, बाइंडिंग और सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट और बता दो सर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आने वाला हो। यदि ये बीच वाली जो भित्ति है ना, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पादप कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी भाग क्या है, मिडिल लेमिला ही है। सबसे बाहरी परत कौन सी है इन चारों में से, मिडिल लेमिला। तो ये वो बात है जो आप गलत कर दोगे। ये क्या है, सबसे बाहरी परत। डन। यदि ये पिघल जाए तो, यदि सर ये बीच वाली पिघल गई तो दोनों कोशिका टूट के क्या हो जाएंगी, अलग अलग। जब केला या कोई भी फ्रूट कच्चा होता है तो कच्चे फल कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन पका हुआ फल क्या हो जाता है रे, मुलायम हो जाता है। मुलायम सिंह, वो चुनाव वाला नहीं, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट। देखा होगा ना आपने, केला एप्पल कोई फ्रूट ले लो, पकने के बाद क्या हो जाएगा रे, सॉफ्ट हो जाता है, वो भी दरी। तो यानी पक्के फलों के मुलायम होने का कारण क्या है, मिडिल लेमिला का पिघलना। सर इसको पिघलाएंगे कैसे, एंजाइम ले आओ, कोई एंजाइम है जो इसको पिघला दे। पैक्टेट से बनी है तो पैक्टिनेट एंजाइम से क्या हो सकता है, इसको पिघला जा सकता है। ये लो कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम। सर ये क्या करेगा, ये इसको क्या कर सकता है रे, पिघला, या फिर क्या कर सकता है, इसको घोल सकता है, इस भित्ति को पिघला देगा, खत्म कर देगा इस भित्ति को। पैक्टेट, ये पैक्टिनेज एंजाइम, क्योंकि भित्ति इसकी इससे बनी है। नेक्स्ट अगली बात इसकी ये है, नोट, जो पक्के फल हैं, पक्के फल वो कैसे होते हैं रे, मुलायम होते हैं, प्लस साथ में कैसे हो जाते हैं रे, कोमल, सॉफ्ट हो जाते हैं। किस, उनका कारण क्या है, पके फल मुलायम कोमल, किस लिए रे, मिडिल लेमिला के पिघलने के कारण है। इसके पिघलने के कारण ही वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट सर और कोई बात इसके मिडिल लेमिला की, मिडिल लेमिला, अब पक्के फल की बात आ गई तो मेरे को दो चीज याद आ जाती है। एक हार्मोन का नाम बताओ जो फलों को पकाने में काम आता है, इथाइलिन। क्या, थाइलिन गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाता है। दूसरा, मेरे को ऐसा एंजाइम बताओ जो फलों को पकाने में सहायक है। तो देखो ये जो फल पकने वाली बात है ना, इससे रिलेटेड देखो यहां पर अपन बात करें, एक छोटी सी चीज है तो वो ध्यान रखना। ये लो, एंजाइम का नाम पूछे, ये देखो हार्मोन मेरे को पूछना हो या आपको हार्मोन बताना हो तो कौन सा हार्मोन है, बिल्कुल ये लो, इथाइलिन। एसिटिलीन ना, एसिटिलीन तो वेल्डिंग करने के काम आती है, लो है वो तो वेल्डिंग में काम आने वाली क्या है, गैस है। कौन सी रे, हाँ तो वो ये लो, मैं यहां पर कॉपी के टॉप पे बता देता हूं आपके, ये लो एसिटिलीन। ये तो किस में काम आएगी रे, आपके वेल्डिंग में काम आती है वो, तो वो चीजें ये है इथाइलिन, हार्मोन है। और ये किस में सहायक है, फल पकाता है। ये लो, फल पकाने। नेक्स्ट, अब एंजाइम का नाम बताना है, तो अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, आपसे एंजाइम पूछ रहा है, हार्मोन पूछ रहा है, या मिडिल लेमिला की बकवास कर रहा है। तो एंजाइम कौन सा है,
जो फलों को पकाता है या फलों के पकने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है? पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज। 12th में था ना दूसरे चैप्टर में, पॉली गैलेक्टो यूरिनेज, ये एंजाइम है जो फलों की भित्ति को पिघलाता है। अब देखो इसका फायदा, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, यदि किसी फल में पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम की मात्रा ज्यादा है तो वो फल जल्दी से पक जाएगा। जैसे आज के 15 साल 20 साल पहले 10 साल पहले क्या था, टमाटर को तोड़ के लाए और घर पे सुबह तोड़ के लाए, शाम तक वो पिलपिला हो गया, ज्यादा पक गया। केला मार्केट से लेके आए, शाम तक तो पिलपिले हो गए। अब सोचो यदि किसान जो फार्मिंग करते हैं वो इनको तोड़े और कस्टमर तक ना पहुंचे, उससे पहले ही पिलपिले हो जाएं, तो फिर पैसे भी पिलपिले ही मिलेंगे। तो प्रोडक्ट क्या पहुंचना चाहिए रे वहां तक, अच्छा पहुंचना चाहिए। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला अपन ने जिन चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में काम में लेते हैं, जिनके ज्यादा खराब होने से किसानों को दिक्कत होती है, क्यों ना अपन उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा बना दें कि उस चीज की मात्रा ही कम कर दें। यदि बताओ टमाटर के अंदर मैं यदि इस पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम की मात्रा को कम कर दूं, अब बताओ टमाटर तोड़ने के बाद 5 दिन 7 दिन तक भी खराब नहीं होगा, वैसे ही टाइट बना रहेगा वो, क्योंकि वो धीरे धीरे पकेगा। तो अब चाहे उसको ट्रैक्टर से ले जाओ चाहे ट्रेन से ले जाओ, अगले तक 3 दिन में पहुंचाओ, आराम से 3 दिन बाद भी ताजा ही लगेगा वो। सबसे कमाल की चीज जो आपके इधर, तो ये दोनों चीज डिफरेंट डिफरेंट है भैया, हार्मोन और एंजाइम। तो हार्मोन प्लस है एंजाइम, दोनों इसके डिफरेंट चीज। एक इसके अलावा कृत्रिम पदार्थ इथेफोन, वो भी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में क्या होता है रे, सहायक होता है। डन। तो ये थी भैया आपकी क्या रे, मिडिल लेमिला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी की सारी बात मैंने आपको बताई है। ये जो बाकी हैं इनमें तो एक एक शब्द है, ये डिटेल नहीं है इनकी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ ही। तो देख लो, प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूं, यदि कोई कोशिका पृथक्कृत तोड़ के अलग कर रखी हो तो सबसे भारी परत यही। तो यानी यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, ये लो, पृथक्कृत कोशिका, कौन सी, पादप, पृथक्कृत पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है ये, सबसे बाहरी क्या है, आवरण है। एक बात। दूसरी, ये पतला है, पारगम्य है, पारगम्य है, और कैसा है ये, पतला। बोले तो प्राथमिक भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट, और सर इसकी कोई खास बात, विभज्योत की कोशिकाओं में ओनली प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, दूसरी नहीं मिलती उनमें, यानी कि विभज्योत की कोशिका में तो केवल यही उपस्थित होती है। तो ये लो यहां पर वो भी बोल देता हूं, विभज्योत की, जिनमें विभाजन की क्षमता हो, विभज्योत की कोशिका में केवल यही उपस्थित होती है। बोला सर इसका मतलब क्या है, यही उपस्थित, मतलब उसमें द्वितीयक तृतीयक नहीं पाई जाती हैं, और एक एक बात इनकी है। तो जो द्वितीयक भित्ति है, इस द्वितीयक भित्ति पे एक स्टार लाइन, यदि किसी भी पदार्थ का जमाव कराना है तो वो द्वितीयक भित्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रे भैया ये। यदि आप द्वितीयक भित्ति में किसी भी पदार्थ का, यदि कोई भी अपन ऐसे कह देना कि उसके ऊपर किसी चीज का स्थूलन, बोले तो थिकनिंग हो गई, किसी चीज का जमाव हो गया, तो आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हो, किस पे हुआ होगा, द्वितीयक भित्ति पर हुआ होगा, क्योंकि प्राथमिक भित्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। कभी कभी पूछ लेता है कि प्राथमिक भित्ति है वो प्लाज्मो डेस्मेटा से भी क्या होती है, संबंधित होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा से संबंधित, तो इसका संबंध उससे भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है वो डिफरेंट। चलो सर स्थूलन जमाव इसमें हो गया, और कोई बात, यदि गर्त का लेना देना पूछ ले तो वो इससे बोला ये गर्त क्या होता है, अरे उनके बीच में छिद्र, दो कोशिकाओं के बीच में आपस में पदार्थों के आदान प्रदान के लिए गर्त, तो लोग गर्त का लेना देना किससे, इस द्वितीयक भित्ति से ही क्या है, गर्त का लेना देना। कोई भी पदार्थ का जमाव हो गया, वो जमाव का लेना देना किससे है, द्वितीयक भित्ति से। द्वितीयक भित्ति क्या होती है,
कठोर होती है, मजबूत होती है। और ये कितने टुकड़ों में बटी होती है? S1, S2 और S3। और इनमें ज्यादा मोटा कौन सा होता है? S2 क्या होता है? थोड़ा सा मोटा आवरण होता है। और अंतिम तृतीयक वित्ती की कोई बात? बोला ये तो ओनली किस में मिलेगी रे? बिल्कुल। अब बोला सर इसका संगठन भी होता है क्या कुछ? सेल्यूलोज, हाँ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन और अदर कार्बोहाइड्रेट के रूप भी इनमें पाए जाते हैं। जल भी, फाइबर भी पाया जाता है इनमें। तो तृतीयक वित्ती की अंतिम बात लिख देता हूं। ये किसमें पाई जाएगी रे? ये लो, केवल किसमें? केवल जिम्नो स्पर्म, उसकी भी वाई का ट्रिगेट, वाई का जिम्नोस्पर्म में उपस्थित। तो ये तो याद करने की इतनी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, उन्हीं में उपस्थित होती है, पाई जाती है। बनती किससे है? तो ये लो, सेल्यूलेन, सेल्यूलोज प्लस जाइलेन। ठीक है, इन दो चीजों से ये तृतीयक वित्ती बनती है। तो इसी के साथ भैया देखो आज अपन ने क्या संपन्न किया है रे? कोशिका वित्ती की संरचना पढ़ी है, वो डिटेल से देख ली, उसका डायग्राम देख लिया सामान्य रूप से। और लास्ट अपन ने यहां इसका जो अलग अलग जीवों में अलग अलग संगठन है उसकी बात कर ली। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे कोशिका वित्ती की उत्पत्ति की और कोशिका वित्ती की वृद्धि की, कि इसमें कैसे वृद्धि और ग्रोथ होती है। ठीक है, चलो तो धन्यवाद।